अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, फैसले से अन्य दाताओं को बल मिलेगा। प्रदेश में 31 नगर निकायों के लिए कल मतदान होगा। मतों की गिनती 11 जून को होगी। पटना में 22 और 23 जून को G20 श्रम सहभागिता समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। लगभग 250 प्रतिनिधि लेंगे भाग। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने कहा, अगले 4 दिनों तक लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत नहीं। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 31 नगर निकायों के लिए कल मतदान होगा। इस चरण में निकाय चुनाव में नवगठित मधुबनी और सहरसा नगर निगम के अलावा 18 नगर परिषद और 11 नगर पंचायतों के लिए मतदान होना है। मतों की गिनती 11 जून को होगी। उत्क्रमित और सीमा विस्तार वाले नगर निकायों में भी मतदान होगा। वहीं 20 जिलों के विभिन्न नगर निकायों के 31 रिक्त सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। चुनाव में 4,698 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पटना में 22 और 23 जून को G20 श्रम सहभागिता समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में G20 सदस्य देशों और अतिथि देशों के लगभग 250 प्रतिनिधि भाग लेंगे। आयोजन को लेकर बिहार राज्य कला संस्कृति और युवा विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में कला संस्कृति और युवा विभाग की सचिव वंदना प्रेसी ने कहा कि प्रतिनिधि अन्य मुद्दों के अलावा महिला सशक्तिकरण और प्रौद्योगिकी पर भी चर्चा करेंगे। बिहार के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि इतने फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं और इतने बिहार के बाहर के लोग आ रहे हैं जिनको हम अपने सॉफ्ट पावर से दिखा सकें। तो हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि यहाँ का कल्चरल क्या है, यहाँ पर टूरिज्म पोटेंशियल क्या है, पर साथ में हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि बिहार में कितनी प्रगति हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुई है। हमारा बिहार में जो विमेन एम्पावरमेंट की स्टोरीज है वो हम दिखाने जा रहे हैं। एक एग्जीबिशन भी हम लोग लगा रहे हैं जिससे लोग को पता चले कि बिहार में इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी है और यहाँ पे एम्पावरमेंट स्टोरीज भी हैं। तो इससे एक ग्लोबली एक बिहार की पहचान बनाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ओडिशा के बालेश्वर रेल हादसे में बिहार से मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। शवों की पहचान के बाद प्रदेश के मृतकों की संख्या बढ़कर 50 हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा है कि 43 घायलों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। प्रदेश के अधिकारियों का 4 सदस्यीय दल पिछले सोमवार से ओडिशा में कैंप किए हुए है। यह दल ओडिशा के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर काम कर रहा है ताकि मृतकों की शिनाख्त का कार्य पूरा हो सके। इसके अलावा घायलों को उचित इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जा रही है। वहीं मृतकों के निकट आश्रितों को अनुग्रह सहायता राशि मिल सके, इसके लिए भी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए बिहार के अधिकारी काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ग्रेड ए श्रेणी के धान के लिए अब न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,203 रुपए प्रति क्विंटल होगा, जबकि सामान्य धान के लिए एमएसपी 2,183 रुपए निर्धारित की गई है। वहीं मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,090 रुपए और अरहर दाल का 7,000 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। इसी तरह अब किसानों से मूंग दाल की खरीद 8,558 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पर की जाएगी। श्री गोयल ने बताया कि चालू मौसम में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 330.5 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 14.9 मिलियन टन अधिक है। प्रधानमंत्री जी ने समर्थन मूल्य है लागत से 50% कम से कम ज्यादा होगा, ये निर्णय कुछ वर्ष पहले लिया था और उसके फलस्वरूप समय समय पे एमएसपी निर्धारित की गई है।
इस वर्ष की वृद्धि कई वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। इससे किसानों को उपज का लाभकारी मूल्य मिलने के साथ ही फसलों में विविधता लाने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 9 वर्षों में अन्नदाता भाई बहनों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में राज्यों का 5वां खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI वार्षिक मूल्यांकन के बाद यह सूचकांक जारी करता है। सूचकांक में खाद्य सुरक्षा मानकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है। इस अवसर पर डॉक्टर मंडाविया ने विजेता राज्यों को विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया। केंद्रीय जल परिवहन राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 वर्षों के शासनकाल में आम लोगों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। सारण जिले के एकमा में श्री ठाकुर ने प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन और लाभार्थी सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में विकास की जो नींव रखी गई उसे 2019 में पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र आजादी के बाद गरीबों का उत्थान सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में हुआ है। पटना जिले के बिक्रम में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के लिए आयोजित सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री तावड़े ने कहा कि मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार के कोई आरोप अब तक नहीं लगे हैं। इस अवसर पर सांसद रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्षों के शासनकाल में देश में चौमुखी विकास हुआ है। नवादा में भाजपा की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान में श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश के सर्वांगीण विकास के साथ दुनिया में भी भारत की छवि बेहतर की है। हाईवे बजट आवंटन में 500 की वृद्धि हुई। आज देश में हाईवे निर्माण की गति 37 किलोमीटर प्रतिदिन पहुंच गई। अब हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में चलता है। 74 हवाई अड्डा संचालित थे 2014 की पहले, आज 148 हवाई अड्डे पहुंच गए। मेट्रो कनेक्टिविटी हो, अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी की सुविधा हो। आज देश आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। आज देशवासी आदरणीय मोदी जी को आशीर्वाद देते हैं और तय कर चुके हैं 2024 का हमारा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी। प्रदेश में भीषण गर्मी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पटना सहित प्रदेश के अधिकतर स्थानों का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया है। शुष्क गर्म हवा के प्रभाव और लू के चलते लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान शेखपुरा राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 43.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, खगड़िया, शेखपुरा, बांका और पश्चिमी चंपारण जिले में भीषण गर्मी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक नेहा कुमारी ने बताया कि अगले 4 दिनों तक लोगों को लू और गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं हैं। मौसम विश्लेषण के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राज्य का मौसम आमतौर पर शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान। भीषण उष्ण लहर पूर्णिया, सुपौल, अररिया, कटिहार, खगड़िया, सबौर, पश्चिम चंपारण एवं पूर्वी चंपारण के 1-2 स्थानों में, वहीं उष्ण लहर शेखपुरा, जमुई, वैशाली, नवादा, नालंदा, बांका, समस्तीपुर, पटना एवं बेगूसराय जिले में रहने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर अरब सागर में चक्रवात के असर के कारण केरल में अगले 48 घंटों के दौरान मानसून प्रवेश करने की संभावना है। मानसून की स्थिति दक्षिण अरब सागर में आगे बढ़ी है। दक्षिण अरब सागर और बंगाल की पूर्वोत्तर खाड़ी के कुछ हिस्सों में बारिश की स्थितियां बनती दिख रही हैं। गर्मी और उमस बढ़ने के साथ साथ प्रदेश में चमकी बुखार के मामले सामने आने लगे हैं। पिछले कुछ दिनों में मुजफ्फरपुर के SKMCH अस्पताल में इस रोग के लक्षण वाले 31 बच्चों को भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर के सिविल सर्जन डॉक्टर UC शर्मा ने बताया कि इलाज के बाद सभी बच्चों को छुट्टी दी जा चुकी है।
आगामी लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता के लिए विपक्षी दलों की बैठक 23 जून को पटना में होगी। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि बैठक में कांग्रेस समेत सभी प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने शामिल होने की सहमति दे दी है। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत 18 दलों के अध्यक्ष और पार्टी के नेता शामिल होंगे। पटना से रांची के बीच चलने वाली सुपर हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत के सभी कोच पटना पहुंच गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि कल और परसों तकनीकी विशेषज्ञों की टीम रेल कर्मियों को प्रशिक्षित करेगी। सफल परीक्षण के बाद ही वंदे भारत के माध्यम से यात्री रेल सेवाएं शुरू होंगी। क्योंकि ये वंदे भारत है, नई ट्रेन है, नई सुविधाओं के साथ, और इसके साथ सिस्टम्स नए हैं, आधुनिक है। एक्सपर्ट्स यहाँ आ रहे हैं अभी 9 तारीख और 10 तारीख को। तो जो हमारे स्टाफ जो इनको मैन करेंगे उनकी हम लोग पहले ट्रेनिंग देंगे, फिर रेक की कमीशनिंग करेंगे, और ये रूट्स भी नया है, ट्रेन भी नई है, तो हम लोग इसका पहले ट्राई करेंगे। दूरदर्शन और आकाशवाणी की जानी मानी समाचार वाचिका गीतांजलि अय्यर का निधन हो गया। वे 76 वर्ष की थीं। अंग्रेजी समाचार वाचन में उन्होंने लगभग 3 दशक तक सेवाएं दी थीं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। श्री सिंह ने कहा कि गीतांजलि अय्यर ने पत्रकारिता और प्रसारण के क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ी है। गया हवाई अड्डे से आज हज यात्रियों का दूसरा जत्था सऊदी अरब के जद्दा के लिए रवाना हुआ। कल हज यात्रियों का पहला जत्था गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से जिद्दा के लिए रवाना हुआ था। इस बार राज्य से 5,638 यात्री हज यात्रा पर जा रहे हैं। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान का शीर्षक है विपक्षी एकता पर 23 को पटना में होगी अहम बैठक। 4 अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी हिस्सा लेने पर दी सहमति। दैनिक जागरण की सुर्खी है भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1.5 दर्जन वरीय अधिकारियों के दायित्वों में सरकार ने परिवर्तन किया। सिद्धार्थ गृह विभाग के अपर सचिव और के पाठक को शिक्षा विभाग की कमान। दैनिक भास्कर ने ग्राहक सुविधा के लिए आरबीआई की सिफारिश की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है वेतन भोगी खाते से बार बार लेन देन करें तो बैंक केवाईसी ना मांगे, ट्रांजैक्शन भी नहीं रोके। प्रभात खबर लिखता है बिहार बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास छात्राओं को मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने चालू विपणन वर्ष में खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा फैसले से अन्नदाताओं को बल मिलेगा। प्रदेश में 31 नगर निकायों के लिए कल मतदान होगा। मतों की गिनती 11 जून को होगी। पटना में 22 और 23 जून को G20 श्रम सहभागिता समूह का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन आयोजित होगा। लगभग 250 प्रतिनिधि लेंगे भाग। और प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन अस्त व्यस्त। मौसम विभाग ने कहा अगले 4 दिनों तक लोगों को गर्मी के प्रकोप से राहत नहीं।